नमस्कार मित्रों, एक बार फिर से आपका स्वागत है। आपके लिए एजुकेशन साइकोलॉजी यानी शैक्षिक मनोविज्ञान के अंतर्गत ये जो टॉपिक है वो शिक्षा मनोविज्ञान का अर्थ, परिभाषाएं, विकास एवं इसके क्या शैक्षिक निहितार्थ हैं, बालक एवं अध्यापक के लिए इसकी क्या उपयोगिता है, विद्यालय में इसका क्या उपयोग है आदि के बारे में ये पार्ट फर्स्ट है जो 50 क्वेश्चंस का है। इसके माध्यम से आप अपने आप को टेस्ट कर सकेंगे कि किस प्रकार की तैयारी आपकी चल रही है और कितनी आपकी तैयारी को सुधारने की और ज़रूरत है। इस सीरीज के अंतर्गत जो विभिन्न टॉपिक्स हैं शिक्षा मनोविज्ञान के, उन सभी के ऊपर धीरे धीरे कर वीडियो लाए जाएंगे जिससे आप अपने आप को एक तरह से टेस्ट कर सकें कि किस प्रकार से आप तैयारी कर रहे हैं। ये जो सारे क्वेश्चंस हैं ये किसी न किसी एग्जाम में, चाहे वो फर्स्ट ग्रेड, सेकंड ग्रेड, रीट, आरटेट आदि में ये रिपीट हुए हैं, इसलिए आपको ये भी पता लग सकेगा किस प्रकार के क्वेश्चंस परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, साइकोलॉजी शब्द की उत्पत्ति किस भाषा से हुई है? अंग्रेजी से, रूसी से, लैटिन से या स्पेनिश से? जो साइकोलॉजी शब्द है वो मुख्यतः लैटिन भाषा से बना हुआ है। मनोविज्ञान जो शब्द है उसकी उत्पत्ति लैटिन शब्द साइकोलॉगस से हुई है, जो साइको प्लस लोगस दो शब्दों से मिलकर बना हुआ है। इसमें साइके का अर्थ होता है आत्मा, साइके जो शब्द है उसका अर्थ होता है आत्मा, और लोगस का अर्थ होता है विज्ञान, अर्थात वह विज्ञान जिसके अंतर्गत आत्मा का अध्ययन किया जाता है उसको साइकोलॉजी या मनोविज्ञान कहा जाता है। और मनोविज्ञान का जो जनक है वो अरस्तु एवं इसकी जो जननी है वो अर्थशास्त्र मानी जाती है। मनोविज्ञान का जो जनक है वो अरस्तु को माना जाता है, और मनोविज्ञान की जननी दर्शन शास्त्र जो है उस शास्त्र से मनोविज्ञान की उत्पत्ति हुई है। अमेरिकी विद्वान विलियम जेम्स जो हैं, जो 1842 से 1910 तक जीवित रहे थे, ने मनोविज्ञान को दर्शन शास्त्र के शिकंजी से मुक्त कर एक स्वतंत्र विद्या का रूप दिया, इसलिए इन्हें अमेरिकी मनोविज्ञान का जनक माना जाता है। यानी विलियम जेम्स जो हैं उन्हें अमेरिकी मनोविज्ञान का जनक माना जाता है। अगला जो प्रश्न है वह है, लैटिन शब्द साइको का अर्थ है मन, चेतना, व्यवहार या आत्मा। तो अभी बताया गया था कि साइको जो शब्द है उसका अर्थ है आत्मा। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। मनोविज्ञान अध्ययन है, यानी मनोविज्ञान किस चीज़ का अध्ययन करता है? व्यवहार का वैज्ञानिक अध्ययन, आत्मा का या आदतों का? तो मनोविज्ञान जो है वो व्यवहार का वैज्ञानिक अध्ययन करता है। तो मनोविज्ञान जो है वो व्यवहार का वैज्ञानिक अध्ययन करने वाला एक विज्ञान है। इसकी व्याख्या देखते हैं कि मनोविज्ञान व्यवहार का वैज्ञानिक अध्ययन करता है, व्यवहार का अध्ययन करता है, और शिक्षा जो है वो व्यवहार का शुद्धिकरण करती है। व्यवहार का शुद्धिकरण शिक्षा करती है, एवं शिक्षा मनोविज्ञान जो है वो व्यवहार के शुद्धिकरण के लिए व्यवहार का अध्ययन करता है। इसके बाद शिक्षा मनोविज्ञान की एक शाखा है जो कि 1900 ईस्वी में अमेरिका में पैदा हुई थी। यानी शिक्षा मनोविज्ञान जो है वो मनोविज्ञान की ही एक शाखा है जिसका जन्म अमेरिका में 1900 ईस्वी में हुआ था। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं कि वर्तमान में शिक्षा मनोविज्ञान का अध्ययन विषय है चेतना का, मस्तिष्क का, मानव व्यवहार का या आत्मा का? यानी कि ये प्रश्न कह रहा है कि वर्तमान में मनोविज्ञान यानी शिक्षा मनोविज्ञान जो है वो किसका अध्ययन करता है? तो वर्तमान में जो शिक्षा मनोविज्ञान है वो मानव व्यवहार का अध्ययन करने वाला विज्ञान है। पहले मनोविज्ञान को चेतना, मस्तिष्क और आत्मा आदि का विज्ञान माना जाता था, लेकिन आज शिक्षा मनोविज्ञान यानी मनोविज्ञान जो है उसको व्यवहार के अध्ययन के रूप में जाना जाता है। तो शिक्षा मनोविज्ञान मानव के व्यवहार का अध्ययन करने वाला एक विज्ञान है। वर्तमान में मनोविज्ञान है मस्तिष्क का विज्ञान, व्यवहार का विज्ञान, चेतना का विज्ञान, आत्मा का विज्ञान। तो वर्तमान में मनोविज्ञान जो है वो व्यवहार का विज्ञान है। मनोविज्ञान व्यवहार का शुद्ध विज्ञान है, यह कथन किस मनोवैज्ञानिक का है? वुडवर्थ का, जेम्स ड्रेबर का, वाटसन का या स्किनर का? यानी किस मनोविज्ञानी ने यह कहा है कि मनोविज्ञान व्यवहार का शुद्ध विज्ञान है? तो वाटसन महोदय जो हैं
वो इस बात को कहने वाले हैं कि मनोविज्ञान व्यवहार का शुद्ध विज्ञान है, यानी व्यवहार का अध्ययन जो करता है वही मनोविज्ञान है। और ये कथन जो है वो वाटसन महोदय का है। अगला प्रश्न है, शिक्षा मनोविज्ञान है मानक विज्ञान, अनप्रयुक्त विज्ञान, विशुद्ध विज्ञान या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो शिक्षा मनोविज्ञान जो है वो अनुप्रयुक्त विज्ञान माना जाता है। अगला जो प्रश्न है वह है, मनोविज्ञान की निम्न शाखाओं में से अनुप्रयुक्त मनोविज्ञान कौन सा है? असामान्य मनोविज्ञान, प्रयोगात्मक मनोविज्ञान, तुलनात्मक मनोविज्ञान या शिक्षा मनोविज्ञान। तो मनोविज्ञान की जो अनुप्रयुक्त मनोविज्ञान है वह है शिक्षा मनोविज्ञान, यानी ये सभी मनोविज्ञान की शाखाएं हैं, लेकिन शिक्षा मनोविज्ञान है उसको अनुप्रयुक्त मनोविज्ञान के अंतर्गत माना जाता है। अगला प्रश्न है, निम्न में से शिक्षा मनोविज्ञान के संदर्भ में कौन सा कथन सही नहीं है? यानी 3 कथन तो शिक्षा मनोविज्ञान के संदर्भ में सही है, लेकिन चौथा कथन सही नहीं है। वो कौन सा है? आत्मा के विज्ञान के रूप में, तर्क के विज्ञान के रूप में, मस्तिष्क के विज्ञान के रूप में, चेतना के विज्ञान के रूप में। तो इनमें से कौन से कथन मनोविज्ञान के बारे में सही नहीं है? ये जो नीचे कोड दिए गए हैं इनमें से हमें अपना विकल्प चुनना है। विकल्प 1 और 3, 2 और 3, केवल 1 या केवल 2। तो इनमें से कौन सा कथन सही नहीं है? तो इनमें से जो केवल 2 है, ऑप्शन नंबर 4, यानी कि तर्क का विज्ञान इसको माना जाता है, ये गलत है। आत्मा का विज्ञान इसे माना जाता है, मस्तिष्क के विज्ञान के रूप में इसको जाना जाता है, और चेतना के विज्ञान के रूप में भी इसको जाना गया था। तर्क के विज्ञान के रूप में इसको कभी नहीं जाना गया था। इसलिए शिक्षा मनोविज्ञान के संदर्भ में ये जो कथन है कि तर्क का विज्ञान इसको माना जाता है, ये सही नहीं है। अगला प्रश्न है, शिक्षा मनोविज्ञान संबंधित है अधिगमकर्ता से, अधिगम प्रक्रिया से, अधिगम परिस्थितियों से या उपयुक्त सभी से? तो शिक्षा मनोविज्ञान का जो संबंध होता है वह उपयुक्त सभी से होता है। अधिगमकर्ता से होता है, अधिगम प्रक्रिया से होता है और अधिगम की स्थितियों से होता है। यानी किस प्रकार की स्थितियां हैं, नकारात्मक अधिगम हो रहा है या सकारात्मक है। तो इस प्रकार से ये जो सभी परिस्थितियां हैं, यानी सारे जो ऑप्शंस हैं वो शिक्षा मनोविज्ञान के संदर्भ में बिल्कुल सही हैं। अगला प्रश्न है, शिक्षा मनोविज्ञान का संबंध है शिक्षक से, शिक्षण से, कक्ष के वातावरण से या विद्यार्थियों से? तो अब नीचे के कोड दिया गया है उसमें से हमें अपना उत्तर छांटना है। निम्न में से कौन सा सबसे अच्छा विकल्प है? सिर्फ 4, 1 और 4, 2, 3 और 4 या 1, 2, 3, 4, यानी कौन सा सबसे सही उत्तर है? तो इसमें ऑप्शन नंबर 4 जो है, यानी 1, 2, 3, 4, शिक्षा मनोविज्ञान का संबंध शिक्षक से भी होता है, शिक्षण से भी होता है, कक्ष के वातावरण से भी होता है और विद्यार्थी से भी होता है। तो ऑप्शन नंबर 4, यानी ये जो सारे ऑप्शंस हैं वही सही हैं, इसलिए ये ऑप्शन नंबर 4 हमारा उत्तर रहेगा। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। शिक्षा मनोविज्ञान की जो प्रकृति है वो वैज्ञानिक है, क्योंकि यानी शिक्षा मनोविज्ञान की जो प्रकृति है उसको वैज्ञानिक माना जाता है। ऐसा क्यों है? क्योंकि यह केवल विज्ञान का अध्ययन करता है। शिक्षा मनोविज्ञान में केवल सूचनाओं के आधार पर सिद्धांतों का निर्माण किया जाता है। शैक्षिक वातावरण में अधिगमकर्ता के व्यवहार का वैज्ञानिक विधियों के माध्यम से अध्ययन किया जाता है और इसमें केवल विद्यार्थियों के व्यवहार का अध्ययन किया जाता है। तो यह यानी जो शिक्षा मनोविज्ञान की प्रकृति है वो वैज्ञानिक किस लिए माना जाता है? तो इसमें हमारा जो सही यानी सबसे सटीक उत्तर जो है वो है शैक्षिक वातावरण में अधिगमकर्ता के व्यवहार का वैज्ञानिक विधियों के माध्यम से अध्ययन किया जाता है। इसलिए शिक्षा मनोविज्ञान को एक वैज्ञानिक प्रकृति यानी प्रकृति इसकी वैज्ञानिक है ऐसा माना जाता है। अगला प्रश्न है, सर्वप्रथम मनोविज्ञान ने अपनी आत्मा का परित्याग किया, फिर उसने मन का त्याग किया और फिर उसके बाद उसने चेतना का त्याग किया। अब यह व्यवहार की विधि को स्वीकार करता है। यह कथन किसने दिया है? यानी यह परिभाषा किसने दी है कि सर्वप्रथम मनोविज्ञान ने अपनी आत्मा का परित्याग किया, फिर उसने अपने मन का त्याग किया और फिर उसके बाद उसने चेतना का त्याग किया। यानी तीनों चीज़ें त्यागने के बाद अब ये केवल व्यवहार की विधि को स्वीकार किए हुए है। यह कथन किसका है? मन ने दिया है इसको, जेबी वाटसन ने, वुडवर्थ ने या मैकडूगल ने? तो वुडवर्थ महोदय जो हैं उन्होंने ये कहा है कि सर्वप्रथम मनोविज्ञान ने अपनी आत्मा का परित्याग किया, उसके बाद मन को त्यागा और उसके बाद चेतना खोई और अब सबसे अंत में यह व्यवहार की विधि को स्वीकार करता है, अर्थात इसको व्यवहार का विज्ञान माना जाता है। तो ये वुडवर्थ महोदय जो हैं वो ऐसा कहने वाले हैं। इसके अलावा शिक्षा मनोविज्ञान की जो अन्य परिभाषाएं हैं
उनके बारे में भी हम देखते हैं। अब स्किनर महोदय इसके बारे में क्या कहते हैं ये देखते हैं। स्किनर महोदय जो कहते हैं कि शिक्षा मनोविज्ञान मनोविज्ञान की वह शाखा है जो अध्ययन एवं सीखने से संबंधित है। अध्ययन एवं सीखना, अध्ययन एवं सीखने से संबंधित जो विज्ञान मानते हैं वो स्किनर इसके बारे में कहते हैं। तो स्किनर ने यह परिभाषा दी है कि शिक्षा मनोविज्ञान मनोविज्ञान की वह शाखा है जो अध्ययन एवं सीखने से संबंधित है। अब एक मनोविज्ञानी है पील महोदय बताते हैं कि शिक्षा मनोविज्ञान शिक्षा का विज्ञान है। शिक्षा मनोविज्ञान अध्यापकों को उनके अपने विद्यार्थियों के विकास को समझने, उनकी क्षमताओं की सीमाओं और विस्तार को जानने और उनके सीखने की प्रक्रियाओं से अवगत होने में सहायता करता है। तो शिक्षा मनोविज्ञान जो है वो शिक्षा का विज्ञान इनके अनुसार है। यानी पील महोदय शिक्षा मनोविज्ञान को शिक्षा का विज्ञान मानते हैं। स्किनर महोदय जो है वो अध्ययन और सीखने से संबंधित इसको मानते हैं। अब CH जुड़ महोदय क्या कहते हैं कि जन्म से लेकर परिपक्व अवस्था तक के विकास क्रम में प्राणी के व्यवहार में जो परिवर्तन आते हैं उनकी व्याख्या तथा विवेचन करने वाले विज्ञान को ही शिक्षा मनोविज्ञान कहते हैं। जन्म से परिपक्वता, जन्म से और परिपक्वता तक मानव के व्यवहार में जो परिवर्तन आते हैं उनकी व्याख्या करने वाला जो विज्ञान है वो शिक्षा मनोविज्ञान है, ऐसा CH जुड़ महोदय मानते हैं। इसके अलावा क्रो एवं क्रो क्या कहते हैं शिक्षा मनोविज्ञान के बारे में ये भी देख लेते हैं कि शिक्षा मनोविज्ञान व्यक्ति के जन्म से लेकर वृद्ध अवस्था तक के सीखने के अनुभवों का वर्णन तथा व्याख्या करता है। जन्म से वृद्धावस्था यानी मानव का जो पूरा जीवन है वो शिक्षा मनोविज्ञान के अंतर्गत इन्होंने माना है क्रोन कि जन्म से लेकर वृद्धावस्था तक के उसके जो अनुभव हैं, सीखने के अनुभव, उनकी व्याख्या करने का जो कार्य करता है वो शिक्षा मनोविज्ञान ही करता है। अब कॉलसनिक महोदय जो हैं वो क्या कहते हैं। कॉलसनिक महोदय कहते हैं कि शिक्षा मनोविज्ञान मनोविज्ञान के सिद्धांतों एवं परिणामों का शिक्षा के क्षेत्र में अनुप्रयोग है। यानी मनोविज्ञान के सिद्धांतों व परिणामों का शिक्षा के क्षेत्र में अनुप्रयोग। मनोविज्ञान के सिद्धांतों एवं परिणामों का शिक्षा के क्षेत्र में जो अनुप्रयोग किया जा रहा है उसी को मनोविज्ञान कहा जाता है, ऐसा कॉलसनिक महोदय कहते हैं। अब एक मनोविज्ञानी है स्टीफन महोदय कहते हैं कि शिक्षा मनोविज्ञान शैक्षिक विकास का क्रमबद्ध अध्ययन है। शैक्षिक विकास का क्रमबद्ध अध्ययन जो करते हैं वो स्टीफन महोदय कहते हैं। इसके अलावा जेम्स ड्रेबर महोदय ये बताते हैं कि शिक्षा मनोविज्ञान की वह शाखा है जो शिक्षा में मनोवैज्ञानिक सिद्धांतों तथा खोजों के प्रयोग के साथ ही शिक्षा की समस्याओं के मनोवैज्ञानिक अध्ययन से संबंधित है। शिक्षा की जो समस्याएं हैं उनका मनोवैज्ञानिक अध्ययन, शिक्षा की समस्याओं का मनोवैज्ञानिक अध्ययन जो विषय करता है वो शैक्षिक मनोविज्ञान है जेम्स ड्रेबर महोदय के अनुसार। तो सर्वप्रथम मनोविज्ञान ने अपनी आत्मा का परित्याग किया, मन को त्यागा, फिर उसके बाद चेतना के त्याग किया और वर्तमान में व्यवहार की विधि को स्वीकार करता है। तो ऐसा मनोविज्ञान के बारे में कहने वाले वुडवर्थ महोदय हैं। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। शिक्षा मनोविज्ञान की वह शाखा है
जो शिक्षण एवं सीखने से संबंधित है, यह कथन किसने दिया है? वुडवर्थ ने, स्किनर ने, सिम्पसन ने या पावलोव ने? तो स्किनर महोदय इस बारे में कहते हैं कि शिक्षा मनोविज्ञान मनोविज्ञान की वह शाखा है जो शिक्षण एवं सीखने से संबंधित है। तो शिक्षण एवं सीखना जहाँ आएगा वो स्किनर का ही नाम आएगा। तो स्किनर महोदय ने ये कहा है कि मनोविज्ञान शिक्षण एवं सीखने से संबंधित है, शिक्षा मनोविज्ञान। अगला प्रश्न है, शिक्षा मनोविज्ञान के अंतर्गत शिक्षा से संबंधित संपूर्ण व्यवहार और व्यक्तित्व आ जाता है, यह परिभाषा किसके द्वारा दी गई है? स्किनर महोदय, क्रो, कोलसनिक या थॉर्नडाइक? तो स्किनर के अनुसार यह है कि संपूर्ण व्यवहार एवं व्यक्तित्व आ जाता है शिक्षा मनोविज्ञान के अंतर्गत जो शिक्षा से संबंधित है। तो स्किनर महोदय इस बात को कहते हैं। किसके अनुसार शिक्षा मनोविज्ञान व्यक्ति के जन्म से लेकर वृद्धावस्था तक सीखने संबंधी अनुभवों का वर्णन और व्याख्या करता है? तो क्रो एवं क्रो जो हैं वो ये बताते हैं कि जन्म से लेकर वृद्धावस्था तक सीखने, इसमें क्रो एवं क्रो दोबारा है, तो जन्म और वृद्धावस्था दो शब्द हैं, इनसे हम ये पहचान कर सकते हैं कि ये जो परिभाषा है वो क्रो एंड क्रो महोदय ने दी है। तो अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। किसके अनुसार शिक्षा मनोविज्ञान शिक्षा का विज्ञान है? यानी ऐसा कौन सा मनोविज्ञानी है जो इनमें से ये मानता है कि शिक्षा मनोविज्ञान शिक्षा से संबंधित विज्ञान है? स्किनर, पील, पिल्सबर्ग या ब्रूनर? तो पील महोदय जो हैं वो मानते हैं कि ये शिक्षा मनोविज्ञान है वो शिक्षा का ही एक विज्ञान है। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। मनोविज्ञान शिक्षक को अनेक धारणाएं और सिद्धांत प्रदान करके उसकी उन्नति के योग देता है, यह कथन किसका है? यानी शिक्षक को अनेक धारणाएं और सिद्धांत प्रदान करके उसकी उन्नति में योग देता है, ऐसा मनोविज्ञान एक विषय है। यह परिभाषा किसने दी है? कोलसनिक महोदय ने, क्रो एंड क्रो ने, व्लेयर ने या कुप्पुस्वामी ने? तो कुप्पुस्वामी महोदय वो कहते हैं कि शिक्षक को अनेक धारणाएं में सिद्धांत प्रदान करके उसकी उन्नति में योग देने वाला जो विषय है वो मनोविज्ञान है। तो ये परिभाषा या यह कथन जो है वो कुप्पुस्वामी महोदय का है। अगला जो प्रश्न है 19वां, उसकी तरफ हम चलते हैं। निम्न में से कौन सा कथन शिक्षा मनोविज्ञान के अर्थ को सबसे अधिक सही ढंग से प्रकट करता है? ऑप्शंस हैं, यह व्यक्ति के मन के अध्ययन का विज्ञान है, यह व्यक्ति के अनुभवों का विज्ञान है, इसका संबंध केवल व्यक्ति की सामाजिक प्रक्रियाओं से है, या यह शिक्षा को मनोवैज्ञानिक आधार प्रदान करता है। यानी यहाँ पर जो ऑप्शंस हैं वो सभी सही हैं, लेकिन सबसे सटीक यानी सबसे अधिक सही ढंग से शिक्षा मनोविज्ञान के अर्थ को जो ऑप्शन प्रकट करता है वो यहाँ पे हमारा सबसे सटीक उत्तर रहेगा। तो ऑप्शन नंबर 4 जो है कि यह शिक्षा को मनोवैज्ञानिक आधार प्रदान करता है, शिक्षा मनोविज्ञान वह है, तो इसको इसके अंतर्गत माना जाएगा। यह व्यक्ति के मन के अध्ययन का विज्ञान है, यह भी सही है। व्यक्ति के अनुभवों का भी ये अध्ययन करता है और इसका संबंध केवल व्यक्ति की सामाजिक प्रक्रियाओं से, ये भी कहीं हद तक ठीक है। लेकिन हमारा जो सबसे सटीक उत्तर है, यानी ये जो सारे ऑप्शंस सही हैं इनकी तरफ सबका ध्यान जाएगा। यानी ये जो पहला ऑप्शन है कि व्यक्ति के मन का अध्ययन है, इसकी तरफ भी आपका ध्यान जा सकता है, और दूसरा जो है ये भी कहीं हद तक सही है। लेकिन जो चौथा ऑप्शन है कि यह शिक्षा को मनोवैज्ञानिक आधार प्रदान करता है, यह जो है वो बिल्कुल शिक्षा मनोविज्ञान के अर्थ को प्रकट कर रहा है, इसलिए ऑप्शन नंबर 4 जो है वो इसका राइट आंसर है। कभी कभी ऐसी परिस्थिति आ जाती है कि लगभग सारे विकल्प सही लगते हैं, तो उनमें से हमको जो सही उत्तर सटीक उसको चुनना होता है। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है? शिक्षा मनोविज्ञान अधिगमकर्ता के विकास के विभिन्न स्तरों पर हमको उसकी योग्यता तथा सीमाओं से परिचित कराता है। शिक्षा मनोविज्ञान की क्रियाएं केवल कक्षा परिस्थितियों तक सीमित नहीं है। शिक्षा मनोविज्ञान अधिगम सिद्धांत एवं नियमों को स्थापित करता है, और शिक्षा मनोविज्ञान हमको शिक्षा के उद्देश्यों को प्राप्त करने के तरीके के बारे में नहीं बताता है। तो ऑप्शन नंबर 1, 2 एवं 3 जो हैं वो बिल्कुल राइट आंसर हैं। लेकिन शिक्षा मनोविज्ञान हमको शिक्षा के उद्देश्यों के बारे में नहीं बताता है, यानी
शिक्षा मनोविज्ञान जो है वो शिक्षा के उद्देश्यों को प्राप्त करने के तरीकों के बारे में नहीं बताता। ये गलत आंसर है और यही जो हमारा ऑप्शन है वो सही आंसर है। यानी शिक्षा मनोविज्ञान के बारे में ऊपर के जो कथन कहे गए हैं वो बिल्कुल सही है और ये कथन गलत है, तो हमें इसमें सही कथन नहीं है, यानी गलत कथन को हमें छांटना है। तो हमारा जो उत्तर रहेगा वो ऑप्शन नंबर 4 रहेगा। इस प्रकार से जो क्वेश्चंस आते हैं कि कौन सा कथन सत्य नहीं है या असत्य है या सत्य है, तो इनको बड़े ध्यान से करने की ज़रूरत होती है। इनमें गलत होने के चांस जो हैं वो जल्दबाजी में बहुत ही ज़्यादा रहते हैं, इसलिए इनको ध्यान से पढ़कर उत्तर लगाना हमें चाहिए। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है? शिक्षा मनोविज्ञान का क्षेत्र एक अध्यापक के लिए उसके अध्ययन की आवश्यकता को स्पष्ट करता है। शिक्षा मनोविज्ञान अपनी अध्ययन की विधियों में एक विज्ञान है। शिक्षा मनोविज्ञान अधिगम के सिद्धांत और नियम स्थापित करता है। और चौथा है, शिक्षा मनोविज्ञान भौतिक शास्त्र या गणित की तरह एक शुद्ध विज्ञान है। तो हमें निम्न में से जो सही कथन नहीं है वो उसको छांटना है। तो हमारा जो सही कथन है वो ऑप्शन नंबर 1 सही है, ऑप्शन नंबर 2 भी हमारा सही है, ऑप्शन नंबर 3 भी सही है, लेकिन चौथा ऑप्शन की शिक्षा मनोविज्ञान भौतिक शास्त्र या गणित की तरह एक शुद्ध विज्ञान है, ये हमारा जो ऑप्शन है वो सही नहीं है। इसलिए यही हमारा उत्तर है। हमें सही कथन यानी गलत कथन हमें से इसको छांटना है। तो शिक्षा मनोविज्ञान भौतिक शास्त्र या गणित की तरह एक शुद्ध विज्ञान नहीं है। अगला ऑप्शन हमारा अगला क्वेश्चन है, शैक्षिक मनोविज्ञान का मुख्य उद्देश्य है, यानी इनमें से कौन सा उद्देश्य जो है वो सर्वाधिक शैक्षिक मनोविज्ञान के अंतर्गत माना जाता है? सर्वाधिक जो सबसे बड़ा उद्देश्य माना जाता है वो कौन सा है? शिक्षण विधि में सुधार करना, बालक का सर्वांगीण विकास, बालक के सामाजिक स्तर में सुधार या शिक्षण सामग्री में सुधार। तो बालक का जो सर्वांगीण यानी होल डेवलपमेंट जो माना जाता है वो शिक्षा मनोविज्ञान का मुख्य उद्देश्य माना जाता है। यानी कि बालक का शारीरिक, मानसिक एवं सांस्कृतिक, शैक्षिक जो है वो सब प्रकार का विकास करना शिक्षा मनोविज्ञान का प्रमुख उद्देश्य माना जाता है। अगला प्रश्न है, शिक्षा मनोविज्ञान नहीं है अनुप्रयुक्त विज्ञान, व्यवहारिक विज्ञान, सामाजिक विज्ञान, आदर्शमूलक विज्ञान। तो शिक्षा मनोविज्ञान जो है वो आदर्शमूलक विज्ञान नहीं है, सामाजिक विज्ञान है, व्यवहारिक विज्ञान है, अनुप्रयुक्त विज्ञान इसको माना जाता है। हम शिक्षा मनोविज्ञान का जो 3 प्रकार का ये अनुप्रयुक्त, व्यवहारिक और सामाजिक इसको माना जाता है, लेकिन आदर्शमूलक विज्ञान इसको नहीं माना जाता। इसलिए हमारा प्रश्न का जो उत्तर है वो यही है। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा शैक्षिक मनोविज्ञान का क्षेत्र नहीं है? व्यक्तिगत समानताएं, मूल्यांकन, पाठ्यक्रम का निर्माण या अधिगम। तो व्यक्तिगत समानताएं जो हैं वो शैक्षिक मनोविज्ञान का क्षेत्र नहीं है। यदि यहाँ व्यक्तिगत विभिन्नताएं इसको कहा जाता तो वह शैक्षिक मनोविज्ञान का क्षेत्र होता। इसके अलावा शैक्षिक मनोविज्ञान के अंतर्गत कौन कौन सी शाखाएं जो हैं वो मानी जाती हैं? यानी मनोविज्ञान का जो क्षेत्र है वो सामान्य मनोविज्ञान, असामान्य मनोविज्ञान, नैदानिक मनोविज्ञान, शारीरिक मनोविज्ञान, सामाजिक मनोविज्ञान, औद्योगिक मनोविज्ञान, अपराध मनोविज्ञान, प्रयोगात्मक मनोविज्ञान, बाल मनोविज्ञान, किशोर मनोविज्ञान, प्रौढ़ मनोविज्ञान, परा मनोविज्ञान, विकासात्मक मनोविज्ञान, पशु मनोविज्ञान, संज्ञानात्मक मनोविज्ञान, सैन्य मनोविज्ञान, कानून मनोविज्ञान, राजनीतिक मनोविज्ञान, स्वास्थ्य मनोविज्ञान, पर्यावरण मनोविज्ञान, सामुदायिक मनोविज्ञान, उपभोक्ता मनोविज्ञान, वैयक्तिक मनोविज्ञान, मनोमिति मनोविज्ञान एवं शिक्षा मनोविज्ञान जो है वो सभी मनोविज्ञान के क्षेत्र के अंतर्गत आती हैं। यानी इस प्रकार ये 25 प्रकार की जो मनोवैज्ञानिक शाखाएं वो सब इस मनोविज्ञान के अंतर्गत ही आती हैं और शिक्षा मनोविज्ञान जो है वो भी हमारी मनोविज्ञान के अंतर्गत ही शामिल है। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। निम्न में से कौन सा क्षेत्र मनोविज्ञान के अंतर्गत नहीं आता है? असामान्य मनोविज्ञान, औद्योगिक मनोविज्ञान, आर्थिक मनोविज्ञान या पशु मनोविज्ञान। तो इनमें से जो हमारा राइट आंसर रहेगा वो है आर्थिक मनोविज्ञान। यानी आर्थिक मनोविज्ञान को मनोविज्ञान के अंतर्गत नहीं माना जाता। अगला प्रश्न है, निम्न में से किसमें शिक्षा मनोविज्ञान उपयोगी नहीं है? बालकों में मानसिक अव्यवस्था का पता लगाने में, बालकों में मानसिक अस्वस्थता का पता लगाने में, शिक्षण विधियों के चयन में,
छात्रों को अभिप्रेत करने में, पशुओं पर प्रयोग करने में, तो शिक्षा मनोविज्ञान जो है वो पशुओं पर प्रयोग नहीं करती, क्योंकि शिक्षा जो है वो मनुष्यों के लिए दी जाती है। इसलिए ये जो पशुओं पर प्रयोग करने का जो संबंध है वो शिक्षा मनोविज्ञान से नहीं है। अगला जो प्रश्न है वो है, अध्यापक के लिए शिक्षा मनोविज्ञान का ज्ञान महत्वपूर्ण है क्योंकि उसको शिक्षा मनोविज्ञान में निहित सिद्धांतों को अपने शिक्षण प्रयोग में या शिक्षण कार्य में प्रयोग करना होता है। वह कक्ष में शिक्षण कराते समय अधिगमकर्ता के बीच वैयक्तिक भिन्नता का कोई विचार नहीं करता। शिक्षण व्यवसाय में मानवीय विकास के नियमों का कोई स्थान नहीं है और उसके शिक्षण व्यवसाय का अधिगम प्रक्रिया में कोई संबंध नहीं है। तो अध्यापक के लिए शिक्षा मनोविज्ञान का महत्वपूर्ण है क्योंकि उसको शिक्षा मनोविज्ञान में निहित सिद्धांतों को अपने शिक्षण कार्य में प्रयोग करना होता है। ये जो ऑप्शन नंबर 1 है वो हमारे प्रश्न का राइट आंसर है। इसलिए अध्यापक जो है उसको शिक्षा मनोविज्ञान का ज्ञान होना चाहिए। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा शिक्षा मनोविज्ञान की प्रकृति को सबसे उपयुक्त रूप से प्रदर्शित करता है? धनात्मक विज्ञान इसको माना जाता है, नियामक विज्ञान या व्यवहारगत विज्ञान। कोड में से हमें इसका राइट आंसर चुनना है कि ऑप्शन नंबर 1 और 2 सही है, यानी धनात्मक विज्ञान और नियामक विज्ञान, या ऑप्शन नंबर 2 और 3 नियामक विज्ञान या व्यवहारगत विज्ञान। ऑप्शन नंबर 1 और 3 धनात्मक विज्ञान और व्यवहारगत विज्ञान, या केवल 3 यानी व्यवहारगत विज्ञान इसको माना जाता है। तो ऑप्शन नंबर 3 जो है कि धनात्मक विज्ञान और व्यवहारगत विज्ञान इसको माना जाता है। तो ये हमारे प्रश्न का राइट आंसर है। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। प्रशिक्षणार्थियों हेतु शिक्षा मनोविज्ञान का आधारभूत कार्य है कक्षा शिक्षण की युक्ति सिखाना, शिक्षण के विभिन्न पक्षों के प्रति अंतर्दृष्टि पैदा करना, छात्रों की समस्याओं, व्यवहार एवं आवश्यकता के प्रति अंतर्सूझ विकसित करना और शिक्षण प्रक्रिया के मूल्यांकन के लिए अनुसंधान डिजाइन तैयार करना। यानी शिक्षा मनोविज्ञान का आधारभूत कार्य प्रशिक्षणार्थियों के लिए इनमें से कौन सा है? तो ऑप्शन नंबर 3 जो है कि छात्रों की समस्याओं, व्यवहार एवं आवश्यकता के प्रति अंतर्सूझ विकसित करना, यह हमारे प्रश्न का राइट आंसर रहेगा। अगला प्रश्न है कि शिक्षा मनोविज्ञान शिक्षक को मदद करता है बाल विकास का ज्ञान प्राप्त करने में, बाल स्वभाव तथा व्यवहार जानने में, बच्चों के चरित्र निर्माण में, या उपयुक्त सभी के लिए। तो शिक्षा मनोविज्ञान जो है वो उपयुक्त सभी के लिए शिक्षक की मदद करता है कि वह बाल विकास का ज्ञान प्राप्त कर सकता है, बाल स्वभाव तथा उसके व्यवहार को जान सकता है और बच्चों के चरित्र का निर्माण भी करने में वो सहायता करता है। इसलिए शिक्षा मनोविज्ञान शिक्षक की उपयुक्त तीनों प्रकार से मदद करता है। अगला प्रश्न है, शिक्षा मनोविज्ञान के ज्ञान द्वारा शिक्षक बालकों की व्यक्तिगत विभिन्नताओं का ज्ञान प्राप्त करता है, उचित शिक्षण विधियों का चयन करता है, कक्षा में अनुशासन स्थापित करता है, या उपयुक्त सभी। तो इसका जो राइट आंसर है वह भी रहेगा उपयुक्त सभी, यानी कि इस तीनों प्रकार का जो कार्य है वो शिक्षा मनोविज्ञान के द्वारा शिक्षक करता है। इसके अलावा शिक्षक के लिए शिक्षा मनोविज्ञान की और क्या क्या उपयोगिता होती हैं उनको देखते हैं कि विषय वस्तु का चयन एवं आयोजन वह शिक्षा मनोविज्ञान के अंतर्गत कर सकता है। आत्मज्ञान प्राप्त करने के लिए भी वह शिक्षा मनोविज्ञान का उपयोग कर सकता है। छात्रों को जानने के लिए, सामाजिकता प्राप्त करने हेतु, शिक्षण पद्धतियों के ज्ञान हेतु, छात्रों के निर्देशन हेतु, मूल्यांकन तथा परीक्षण हेतु, विशिष्ट छात्रों की समस्या समाधान हेतु, प्रयोग एवं अनुसंधान हेतु, अनुशासन स्थापित करने हेतु, मानव संबंधों में सुधार हेतु, अध्यापन की कला और तकनीक सुझाने में, रचनात्मक अनुशासन स्थापित करने में सहायक होता है। समस्यात्मक बच्चों की सहायता वह शिक्षा मनोविज्ञान की सहायता से कर सकता है एवं बच्चों को जानने में भी शिक्षकों की सहायता शिक्षा मनोविज्ञान वो करता है। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। शिक्षा मनोविज्ञान शिक्षक की सहायता करता है स्वयं को जानने में, छात्रों को जानने में, कक्षा की समस्याओं को जानने में, या उपयुक्त सभी। तो यहाँ पर भी उपयुक्त सभी, ये जो ऑप्शन नंबर 4 है वो हमारा राइट आंसर रहेगा कि शिक्षा मनोविज्ञान शिक्षक की सहायता स्वयं को जानने में करता है, छात्रों को जानने में और कक्षा की समस्याओं को जानने में भी करता है। अगला प्रश्न है, शैक्षिक मनोविज्ञान शिक्षक को मदद करता है स्वयं के ज्ञान तथा तैयारी में, बच्चे के चरित्र विकास में, उचित शिक्षण विधियों के लिए, या उपयुक्त सभी। तो यहाँ पर भी जो उपयुक्त सभी है वो हमारा राइट आंसर रहेगा। इस प्रकार से
ये जो तीनों ऑप्शंस हैं कि स्वयं की ज्ञान तथा तैयारी, बच्चे के चरित्र विकास और उचित शिक्षण विधियों के चयन में या उपयोग में ये शिक्षा मनोविज्ञान जो शिक्षक की सहायता करता है। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं कि शिक्षक के लिए मनोविज्ञान की उपयुक्तता जिस क्षेत्र में है वह है उचित शिक्षण विधियों के प्रयोग में, बालकों के व्यक्तित्व के सर्वांगीण विकास में, कक्षा की समस्याओं के समाधान में या उपयुक्त सभी। तो यहाँ पर भी ये जो उपयुक्त सभी हमारा ऑप्शन है वो इसका राइट आंसर रहेगा। यानी शिक्षा मनोविज्ञान शिक्षक के लिए उचित शिक्षण विधियों के प्रयोग में सहायक है, बालकों के व्यक्तित्व के सर्वांगीण विकास में सहायक है और कक्षा की जो समस्याएं हैं उनका भी समाधान करने में शिक्षक की मदद करता है। दोस्तों आपके लिए ये जो क्वेश्चंस हैं बहुत ही इजी लग रहे होंगे क्योंकि ये एक ही टॉपिक के अंतर्गत हैं और आप सहजता से इनका अनुमान भी लगा सकते हैं। लेकिन जब मिश्रित रूप से क्वेश्चंस आपके लिए आएंगे तो आपके लिए वो जो क्वेश्चंस हैं उनका उत्तर लगाना इतना आसान नहीं होगा। इसलिए हम पहले टॉपिक वाइज सीरीज दे रहे हैं जिससे आप अपने आप को तैयार कर सकें और जब मिश्रित क्वेश्चन आपके लिए आएंगे तो उनका भी आप सटीक ढंग से उत्तर दे सकें और अपने आप की जो तैयारी है उसको एक अच्छा रूप दे सकें। तो अगले प्रश्न की ओर चलते हैं कि एक शिक्षक के लिए शिक्षा मनोविज्ञान की उपादेयता है स्वयं के ज्ञान एवं तैयारी के बारे में जानकारी के लिए, बालकों की आवश्यकता की जानकारी के लिए। अब इनमें विकल्प 1 और 2 दोनों सही हैं या विकल्प 1 और 2 दोनों गलत हैं। तो शिक्षक के लिए शिक्षा मनोविज्ञान जो है उसकी उपादेयता है स्वयं के ज्ञान एवं तैयारी के बारे में जानकारी के लिए, बिल्कुल सही है, और बालकों की आवश्यकताओं की जानकारी के लिए ये भी बिल्कुल सही है। तो हमारा जो ऑप्शन नंबर 3 है कि विकल्प 1 और 2 दोनों सही है, ये हमारा राइट आंसर है। तो ऊपर जो कथन कहे गए हैं ये दोनों बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न है कि कक्षा में प्रेरणा युक्त वातावरण बनाने हेतु अध्यापक निम्न में से कौन सा कार्य नहीं करना चाहिए। अध्यापक को कौन सा कार्य इनमें से नहीं करना चाहिए। कक्षा में प्रथम आने वाले बालक को कमजोर बालकों की सहायता करने के अवसर देना, बिल्कुल देने चाहिए। कक्षा में प्रथम आने वाले बालक की प्रशंसा करके कमजोर बालकों को और मेहनत करने के लिए प्रेरित करने का प्रयास करना, ये नहीं करना चाहिए। कमजोर बालकों का ध्यान लक्ष्य की ओर स्पष्ट करना, ये करना चाहिए। और कमजोर बालकों की प्रशंसा करने के अवसरों का अधिक से अधिक प्रयोग करना चाहिए, बिल्कुल ये भी करना चाहिए कि कोई भी कमजोर बालक है यदि कोई वो कार्य करता है तो उसको और अधिक प्रोत्साहित करना चाहिए, जिससे जो बालक है वो और अधिक प्रयास करना चाहेगा। तो कक्षा में प्रथम आने वाले बालक की प्रशंसा करके कमजोर बालकों को और मेहनत करने के लिए प्रेरित करने का जो प्रयास है वो अध्यापक को प्रेरणायुक्त वातावरण बनाने में नहीं प्रयोग में लाना चाहिए, क्योंकि इनसे जो बालक हैं वो बहुत से अपने आप में हीन भावना विकसित कर सकते हैं। इसलिए कक्षा में प्रथम आने वाले बालक को कमजोर बालकों की सहायता करने का अवसर वो दे सकता है, कमजोर बालकों का ध्यान लक्ष्य की ओर स्पष्ट कर सकता है और कमजोर बालकों की जो प्रशंसा करने के अवसर हैं उनका भी वो अधिक से अधिक प्रयोग कर सकता है, जिससे और अधिक वो प्रेरित होकर अच्छा कार्य करेंगे। क्वेश्चन नंबर 37, निम्न में से कौन सा मनोविज्ञान का नेतार्थ एक अध्यापक के लिए सहायक नहीं है। अधिगमकर्ता के विकासात्मक विशेषताओं को समझने में, व्यक्तित्व की विभिन्नताओं की पहचानने में, कक्षा की समूह गतिशीलता को जानने में या अधिगम की अभिक्षमता बढ़ाने में। तो इनमें से मनोविज्ञान का जो प्रमुख सहायक साधन के रूप में प्रयोग है वो कौन सा अध्यापक के लिए नहीं है। तो अधिगम की अभिक्षमता बढ़ाने में जो मनोविज्ञान का निहितार्थ है यह अध्यापक के लिए सहायक नहीं है। अधिगमकर्ता के विकासात्मक विशेषताओं को समझने में बिल्कुल सहायता करता है, व्यक्तित्व की विभिन्नताओं को पहचानने में भी मनोविज्ञान सहायता करता है और कक्षा की समूह गतिशीलता को जानने में भी जो मनोविज्ञान है वो सहायता करता है। क्वेश्चन नंबर 38, शिक्षा मनोविज्ञान का अध्ययन शिक्षक को इसलिए करना चाहिए ताकि वह छात्रों को आसानी से प्रभावित कर सके, स्वयं की जो समझ है यानी स्वयं को समझ सके, पशुओं पर प्रयोग कर सके और शिक्षण को अधिक प्रभावी बना सके। तो जो शिक्षा मनोविज्ञान है उसका अध्ययन शिक्षक को इसलिए करना चाहिए कि वह अपने शिक्षण को अधिक प्रभावी बना सके। शिक्षा मनोविज्ञान का संबंध शिक्षण से ही है, इसलिए शिक्षण को प्रभावी बनाने के लिए अध्यापक को इसका प्रयोग यानी अध्ययन शिक्षा मनोविज्ञान का करना चाहिए। अगला प्रश्न है, मनोविज्ञान ने शिक्षा को बना दिया है पाठ्यचर्या केंद्रित, शिक्षक केंद्रित, बाल केंद्रित या विषय केंद्रित। तो मनोविज्ञान ने शिक्षा को एक प्रकार से जो है वो बाल केंद्रित बना दिया है। मनोविज्ञान की शिक्षा में अन्य उपयोगिता है कि बाल केंद्रित शिक्षा इसके माध्यम से दी जाती है, शिक्षण विधियों में क्रांति इसके माध्यम से की गई है, पाठ्यक्रम का नया रूप मिला है,
सहायक सामग्री का प्रयोग हुआ है, अधिगम प्रक्रिया में सुधार हुआ है, संपूर्ण व्यक्तित्व का विकास इसके माध्यम से होता है, व्यक्तिगत विभिन्नताओं के अनुसार इसके माध्यम से शिक्षा दी जाती है, सहगामी क्रियाओं पर भी बल इसमें दिया जाता है। शिक्षा मनोविज्ञान के माध्यम से विद्यार्थी शिक्षक संबंधों में भी बदलाव किया गया है। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 40 कि शिक्षा मनोविज्ञान का केंद्र है। शिक्षा मनोविज्ञान का जो केंद्र है वो है बालक, शिक्षण, शिक्षक, शिक्षण विधि या पाठ्यक्रम। तो शिक्षा मनोविज्ञान का जो केंद्र है वो बालक को माना गया है। तो पहले जहाँ शिक्षा का केंद्र अध्यापक को माना जाता था, वो शिक्षा मनोविज्ञान ने ये जो धारणा है वो बदल दी है और पूरी तरह से बालक को इसका केंद्र बना दिया है। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। शिक्षा मनोविज्ञान का मुख्य केंद्र बिंदु होता है अध्यापक एक अनुदेशक के रूप में, अधिगमकर्ता एक व्यक्तित्व के रूप में, शिक्षण विधि एक व्यूहरचना के रूप में या परिस्थिति एक वातावरण के रूप में। तो शिक्षा मनोविज्ञान का जो मुख्य केंद्र होता है वह है अधिगमकर्ता एक व्यक्तित्व के रूप में। अधिगमकर्ता को एक व्यक्तित्व, एक पर्सनैलिटी के रूप में जाना जाता है और यही शिक्षा मनोविज्ञान का प्रमुख केंद्र होता है। अगला जो प्रश्न है वह है शिक्षा में मुख्य परिवर्तन शिक्षक केंद्रित होना है, यानी शिक्षा में मुख्य परिवर्तन शिक्षक केंद्रित से होना, यानी शिक्षक की तरफ से जो सेंटर है वो कौन सा शिक्षा का हो गया है, छात्र केंद्रित, अभिभावक केंद्रित, प्रबंधन केंद्रित या उपयुक्त सभी। तो छात्र केंद्रित होना, यानी पहले जहाँ शिक्षा को शिक्षक केंद्रित माना जाता है, जैसा शिक्षक सिखा रहा है, बता रहा है, उसी प्रकार से इसको तानाशाही जो शिक्षण का केंद्र है वो माना जाता था। लेकिन शिक्षा मनोविज्ञान ने इस धारणा को पूरी तरह से बदल दिया है और बालक को ही इसका केंद्र बना दिया है। तो शिक्षक की तरफ से बालक की ओर जो डायरेक्शन हो गया है और पूरी तरह से बाल केंद्रित शिक्षा दी जाती है। बालक का सर्वांगीण विकास करने का प्रयास यहाँ पर किया जाता है। इस प्रकार से प्रजातांत्रिक जो वातावरण है वो पैदा करने का प्रयास किया जाता है और शिक्षा का जो केंद्र है वो वर्तमान में छात्र है, इसलिए छात्र केंद्रित शिक्षा का प्रयास किया जाता है। अगला जो प्रश्न है वह है पहली मनोवैज्ञानिक प्रयोगशाला की स्थापना किसके द्वारा की गई, गाल्टन, कैटेल, पेस्टालॉजी या वुंट। तो पहली मनोवैज्ञानिक जो प्रयोगशाला है उसकी स्थापना करने वाले थे विलियम वुंट महोदय। 1879 में जर्मनी के लिपजिंग शहर में वुंट महोदय ने विश्व की पहली मनोवैज्ञानिक प्रयोगशाला बनाई थी। अगर हम भारत की पहली मनोवैज्ञानिक प्रयोगशाला की बात करें तो 1915 में कोलकाता में सेनगुप्त महोदय जो हैं, सेनगुप्त महोदय, उन्होंने भारत की पहली मनोवैज्ञानिक प्रयोगशाला 1915 में कोलकाता में खोली थी। और विश्व की पहली मनोवैज्ञानिक प्रयोगशाला की बात होती है तो 1879 में जर्मनी के लिपजिंग शहर में विलियम वुंट महोदय ने खोली थी। अगला प्रश्न है प्रथम मनोवैज्ञानिक प्रयोगशाला कहाँ स्थापित की गई, बर्लिन में, बोस्टन में, फ्रैंकफर्ट में या लिपजिंग। तो लिपजिंग शहर जो है जर्मनी का, वहाँ पर इसकी स्थापना विलियम वुंट महोदय के द्वारा की गई थी। अगला प्रश्न विश्व की प्रथम मनोवैज्ञानिक प्रयोगशाला कब स्थापित हुई, 1879 में, 1900 में, 1730 में या 1500 में। तो 1879 में विलियम वुंट महोदय ने जर्मनी के लिपजिंग शहर में इसकी स्थापना की थी। और भारत की यदि बात की जाए तो 1915 में सेनगुप्त महोदय के द्वारा कोलकाता में इसकी स्थापना की गई थी। अगला प्रश्न जो है वो जर्मनी के विलियम वुंट जाने जाते हैं पहले मनोवैज्ञानिक प्रयोगशाला खोलने के लिए, कंप्यूटर के क्षेत्र में कार्य करने के लिए, इस सामाजिक विकास का सिद्धांत प्रतिपादित करने के लिए या चिन्ह सिद्धांत पर कार्य करने के लिए। तो जर्मनी के विलियम वुंट महोदय जो हैं वो पहली मनोवैज्ञानिक प्रयोगशाला खोलने के लिए जाने जाते हैं। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। किस मनोवैज्ञानिक ने सामोआ के द्वीप पर अणुदैर्ध्य अध्ययन किए थे, वॉलिंगवर्थ ने, मार्गरेट मीड ने, स्टैनले हॉल ने या फ्रायड ने। तो ऐसा मनोविज्ञानी जिसने सामोआ के द्वीप पर अणुदैर्ध्य प्रयोग किए थे वो है मार्गरेट मीड महोदय ने सामोआ के द्वीप पर अणुदैर्ध्य अध्ययन किए थे। अगला प्रश्न वाटसन द्वारा लिखित एवं 1925 में प्रकाशित लोकप्रिय पुस्तक है पशु मनोविज्ञान, व्यवहारवादी की दृष्टि में मनोविज्ञान, व्यवहारवाद या
बाल मनोविज्ञान। तो वाटसन महोदय के द्वारा जो लिखित पुस्तक है वह है व्यवहारवाद, बिहेवियरिज्म। 1925 में ये प्रकाशित हुई थी और बहुत ही लोकप्रिय पुस्तक थी। वाटसन जो है वो एक प्रमुख व्यवहारवादी विज्ञान मनोवैज्ञानिक हैं, इसलिए इनके द्वारा व्यवहारवाद जो पुस्तक है वो लिखी गई थी। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। ए माइंड दैट फाइंड इटसेल्फ जो पुस्तक है वो किसके द्वारा लिखी गई थी? हेडफील्ड महोदय के द्वारा, C.W. बियर्स के द्वारा, सेफर के द्वारा या स्किनर के द्वारा? ए माइंड दैट फाउंड इटसेल्फ जो पुस्तक है वो C.W. बियर्स के द्वारा लिखी गई थी। अगला जो प्रश्न है वह प्रिंसिपल्स ऑफ साइकोलॉजी नामक पुस्तक के लेखक कौन है? जॉन डीवी, विलियम जेम्स, एबिंगहॉस या वुंट महोदय? तो प्रिंसिपल ऑफ साइकोलॉजी जो पुस्तक है वो विलियम जेम्स महोदय के द्वारा लिखी गई थी। विलियम जेम्स का जन्म न्यूयॉर्क शहर में एक धनी एवं प्रतिभाशाली परिवार में हुआ था। विलियम जेम्स को प्रकार्यवाद का एक अग्रदूत माना जाता है। प्रकार्यवाद का अग्रदूत विलियम जेम्स महोदय को माना जाता है। इनके द्वारा प्रिंसिपल्स ऑफ साइकोलॉजी जो है वो पुस्तक लिखी गई थी। तो दोस्तों ये था आज का वीडियो के शुरू से लेकर अंत तक बने रहने के लिए धन्यवाद। आप निरंतर रूप से हमारे वीडियोस देखते रहें, आपके लिए निश्चित रूप से लाभ आए अपने सिलेबस में ज़रूर मिलेगा। और आप अपने कमेंट्स लिखते रहें जिससे हमको पता लगता रहे कि आप निश्चित रूप से निरंतर रूप से हमारे वीडियोस देख रहे हैं और आपके लिए क्या क्या बेनिफिट्स इससे हो रहे हैं। और किसी भी प्रकार की जो क्वेरीज है आप उनको लिखें जिससे हमको अच्छा लगेगा। हम उनका जो उत्तर है वो देने का पूरा प्रयास करेंगे। इंटरेक्शन हमारा और आपका बढ़ेगा जिससे अच्छा लगेगा और आप निरंतर रूप से इनको शेयर करते रहें। अपने जो पुराने वीडियोज हैं उनको देखने के लिए आई बटन पर क्लिक करके आप देख सकते हैं, या प्ले लिस्ट में जाके हमारे सारे वीडियोज जिन जिन टॉपिक्स पर बने हुए हैं, राजस्थान जी के है या और जो हमारा जी के है सामान्य ज्ञान या फिर साइकोलॉजी के हैं, और हिंदी संस्कृत के बारे में भी हम देंगे। इसके अलावा आप निश्चित रूप से तैयारी करते रहें, आपकी जो सफलता है वो आपके लिए ज़रूर मिलेगी। धन्यवाद।